बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिक चीज़ों के हवाले से लेक्चर है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी को एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट के तौर पर पेश किया जाता है। जितना मुश्किल सब्जेक्ट इसको पेश किया जाता है हमारे मुताबिक ये उतनी आसान सब्जेक्ट है। हमारे मुल्क में अगर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती तो सबसे बड़ी वजह क्या होती है, उनको कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता, उनको शुरू से ही रट्टे की तरफ लाया जाता है। इतनी इतनी मुश्किल जो किताबें होती हैं फिर वो बच्चों का लगाए रटा, जबकि उनके अंदर क्या है वो कुछ भी नहीं पता होता। मोस्टली हमने देखा बड़े बड़े जो स्कूल हैं, जो वेल रिप्यूटेड स्कूल है, वहाँ पर भी यही हो रहा है। और माँ बाप को तो बेचारों को पता ही कुछ नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है। उनको तो यही पता है कि जी हमारे बच्चे तो फलां स्कूल में जा रहे हैं, फीसें भी हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो बड़ा कुछ सीख रहे होंगे, मगर वो सीख इसलिए नहीं पाते चूँकि उनको रट्टा लगाया जाता है। तो आज मैं आपको जो लेक्चर होगा बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर, आज का लेक्चर इंशाल्लाह आपको इतनी टेक्निक के बारे में अवेयरनेस देगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपसे पूछूंगा कि अंग्रेजी में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, जो कोई काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर काम हो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है, एक्शन। वर्ब इज एन एक्शन। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें एक सेंटेंस है। अब इसमें काम क्रिकेट कौन खेल मैं, तो जो काम करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो मैं इसमें सब्जेक्ट है, काम किस पे हुआ है, क्रिकेट पे, तो जिस पर काम हो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, खेलना वर्ब है, ये एक्शन है, फेयर है, फेयर भी कहते हैं। तो इस तरह बच्चे टीवी देखते हैं, इसमें काम कौन कर रहा है, बच्चे, तो बच्चे क्या है, सब्जेक्ट, टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट, देखना वर्ब। तो मेरा ख्याल है कि हमारे एक छोटे से लेक्चर में जो है आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट से पूछा गया कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो नहीं बता सकते। तो अगर मैं आपसे भी पूछूं तो जो स्टूडेंट न्यू कमर है तो वो नहीं बता सकते। जी आपको पता है एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, मेरा ख्याल है कि नामुमकिन है। अभी आप नेगेटिव में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अब इससे 2 मिनट के बाद आप कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई आपसे पूछे बताएं जी एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, आप फौरन बताएंगे। तो अब देखते हैं, अभी मैंने लेक्चर में कहा था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या होता है, तो वो आपको क्लियर हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ एक्टिव पैसिव क्या होती है, आपसे पूछे तो आपने कहा नहीं आते, अब फिर पूछूंगा आप कहेंगे आते ही नहीं। एक्टिव वो फिक्रे होते हैं जिन फिक्रों में सब्जेक्ट मौजूद हो, जिनमें सब्जेक्ट मौजूद होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या होता है, किन फिक्रों को एक्टिव कहते हैं, जिनमें सब्जेक्ट मौजूद हो, जिनमें सब्जेक्ट ना हो उनको कहते हैं पैसिव वॉइस। इट इज डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उर्दू में, उर्दू का वो फिक्र जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, एक्टिव वॉइस जिसमें ना हो, पैसिव वॉइस। इन इंग्लिश the sentence which shows subject is called active voice and the sentence which doesn't show subject is called passive voice। तो अब देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस है। बच्चे टीवी देखते हैं, सब्जेक्ट है, और ये एक्टिव वॉइस है। अब क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, अब इस फिक्र में सब्जेक्ट नहीं है, जब नहीं है तो ये फिक्रा जो है पैसिव वॉइस का है। टीवी कब देखा जाता है, अब इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस। हम मेहमानों का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस। मेहमानों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये पैसिव वॉइस। क्या हमारी हुकूमत महंगाई पर काबू पालेगी, हुकूमत सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है तो एक्टिव वॉइस। महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव वॉइस। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी फॉरएवर हमेशा के लिए आपके कंट्रोल में आ चुका होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी हो गए, आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हमारे कुल ज़माने कितने हैं, 3 ज़माने। कितने ज़माने हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कोई भी फिक्रा उर्दू का जिस फिक्रे के आखिर में था, थी, थे की निशानी आ जाए, ये ज़माना हमेशा होगा पास्ट। जिस फिक्रे में है या हूँ की निशानी है, ये प्रेजेंट। जिस फिक्र में गा की, गे की निशानी आएगी, ये होगा फ्यूचर। जो हमारे बड़ों का ज़माना था वो पास्ट, जो हमारा ज़माना है वो प्रेजेंट, आने वाले लोगों का ज़माना फ्यूचर। तो उर्दू में तीनों ज़माने क्लियर हो चुके होंगे। अब देखें आपको पता चल गया है ज़माने कितने हैं, 3। आगे फिर हमारे
टेंस स्कूल कितने हैं? 4 टेंस हैं। पहला टेंस है, अगर लोगों से पूछा जाए कितने टेंस हैं तो हर बंदा आपको कहेगा 12 टेंस। 12 टेंस नहीं होते, 4 टेंस हैं। पहला इंडेफिनिट है, दूसरा परफेक्ट है। 2 टेंस ये हो गए, इंडेफिनिट का मतलब नामुकम्मल, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल। तीसरा कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मुकम्मल जारी। अब कॉन्टिन्यूस क्या होता है परफेक्ट कॉन्ट में, अभी आपको इसको बाद में को डिस्कस करेंगे। अभी भी मैंने सिर्फ ये कहा है कि जमाने हमारे 3 हैं। टेंस स्कूल कितने हैं? 4। इन 4 टेंसों को कंडीशन हालत भी कहते हैं। हर जमाने की 4 हालतें होती हैं, वो 4 हालतें ये 4 हालतें तीनों जमानों में होती है। अब आप किसी से भी पूछें कि व्हाट इज टेंस, टेंस किसको कहते हैं, हर बंदा यहाँ पर कंफ्यूज होगा, क्योंकि किताबों में डेफिनेशन लिखी नहीं हुई टेंस होगी, ये ध्यान रखें। अब व्हाट इज टेंस, टेंस किसको कहते हैं? अब वो फिक्रा उर्दू का जिस फिक्रे में जमाना भी हो, क्या हो? जमाना भी हो और जमाने के साथ ही एक्शन भी हो। क्या हो? जमाने के साथ ही जिस फिक्र में दोनों चीजें चलेंगी वो टेंस का फिक्रा होगा। जिसमें एक चीज की कमी होगी वो टेंस नहीं होगा। इंग्लिश में हम डिफाइन करते हैं द सेंटेंस व्हिच शोज एक्शन एंड टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब इसको हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं कि रात हो चुकी है, रात हो चुकी है। अब ये जो फिक्रा है मोस्टली बच्चों से पूछा जाए तो वो कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या कहेंगे? क्योंकि बचपन से हमें कहा जाता है जिसमें चुका चुकी आ जाए वो परफेक्ट होता है। तो क्यों जी ये परफेक्ट है कि नहीं? यस एंड नो, ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है कि नहीं? जी आप साहब प्रेजेंट परफेक्ट है जी, प्रेजेंट परफेक्ट है। आप क्या कहते हैं? एक मिनट, प्रेजेंट परफेक्ट है? कंफ्यूजन है? परफेक्ट है? गुड। अब देखिए जी परफेक्ट है बेटा, ये परफेक्ट है। आप सब बच्चों ने कहा परफेक्ट है। अच्छा अभी फिर देखें, मैंने आपसे पूछने से पहले एक बात की थी। मैंने कहा था व्हाट इज टेंस, टेंस किसको कहते हैं, टेंस क्या होता है? मैंने कहा था टेंस वो फिक्र होता है जिस फिक्र में जमाना भी हो और जमाने के साथ मतलब उसमें एक्शन भी हो। अब रात हो चुकी है, इसमें है जमाना तो है, जमाना है प्रेजेंट, जमाना है, लेकिन इसमें एक्शन नहीं है। जब एक्शन नहीं है तो टेंस नहीं है। ठीक हो गया? अब समझ आ गई है? तो ये टेंस का फिक्रा नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ सुबह हो चुकी है, अब अक्सर लोग कहते हैं सुबह हो चुकी है, तो टीवी में किसी ने खबरें पढ़नी है तो कहते हैं इट्स मॉर्निंग। क्या कहते हैं? इट इज मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग क्यों कहते हैं? परफेक्ट में तो इज आता ही नहीं है ना, तो इट अब यहाँ पर रात हो चुकी है। अब ये सादा फिक्र है जिस फिक्र में एक्शन नहीं होगा, ठीक है, जमाना होगा एक्शन नहीं होगा। उर्दू में उसको हम कहेंगे सादा फिक्रा। टेंस का फिक्रा वो नहीं होता। उर्दू में सादा फिक्रा, अंग्रेजी में कहेंगे सिंपल सेंटेंस। और जो सिंपल सेंटेंस होता है इसका फार्मूला क्या होता है? नंबर 1 पर इसमें सब्जेक्ट आता है, 2 पर हेल्पिंग वर्ब, 3 पर ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला होता है। प्रेजेंट में है तो इज आर एम है, पास्ट में है तो वाज पर है, फ्यूचर में है तो विल बी। अब देखिए अब रात हो चुकी है, अब इस सादा फिक्रे में सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है फार्मूला में, यहाँ पर सब्जेक्ट शो नहीं होगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा तो फिर जेल में रखें कोई भी फिक्रा जो सादा हो और सादा फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद ना हो, सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो उस सब्जेक्ट की जगह हमेशा हम इट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का। और इस इट को हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट क्या होता है? वो सब्जेक्ट जिसका कोई वजूद नहीं होता उसको हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। इंग्लिश में द सब्जेक्ट which doesn't have any existence is called dummy subject। जो डमी सब्जेक्ट होता है उसका उर्दू में कोई तर्जमा नहीं होता। अब मैं कहता हूँ रात हो चुकी है, इट इज नाइट, सुबह हो चुकी है, इट इज मॉर्निंग। अब आमतौर पर हर बंदा कहेगा इट का मतलब है ये। जब डमी सब्जेक्ट यूज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है। रात हो चुकी है, इट इज नाइट, सुबह हो चुकी है, इट इज मॉर्निंग। अगर मैं फिक्रा लिखूंगा इट इज मॉर्निंग तो मैं कहूंगा कि गलत तर्जमा, तो दूसरे बंदे ने कहना है कि ये सुबह है, तो गलत है। तो जब इट एज ए डमी सब्जेक्ट यूज होता है तो फिर इसका कोई वजूद नहीं होता उर्दू में। तो अब देखिए सिंपल सेंटेंस को फिर डिस्कस करते हैं। देखिए पाकिस्तान मेरा मुल्क है, अब ये सादा फिक्रा है चूंकि इसमें वर्ब नहीं है। पाकिस्तान इज माई कंट्री,
اب انڈیا میرا ملک نہیں تھا، اب ماضی میں آ جائے تو پھر انڈیا واز نوٹ مائی کنٹری، یہ بھی سادہ دکھ رہا ہے، ماضی میں واز پر انڈیا میرا ملک نہیں ہوگا، فیوچر میں ول بی، انڈیا ول ناٹ بی مائی کنٹری، جو یہ سمپل سینٹینس ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس لیکچر میں آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اٹ ڈمی سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، اور اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ اٹ بے جان چیز کے ساتھ یوز ہوتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اب جیسے کہ ایک فقرہ ہے، قائد اعظم تھے جو پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ لے آئے، اٹ واز قائد اعظم ٹو برنگ پاکستان آن دا میپ آف دا ورلڈ، جو پاکستان، اب قائد اعظم تو بے جان نہیں ہے نا، وہ جان، پھر اٹ کیوں آ گیا؟ تو اٹ کی وجہ وہی جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ قائد اعظم تھے، سادہ فکرہ ہے، تو سادہ فکرے میں اگر سبجیکٹ نہیں ہے تو سبجیکٹ کی جگہ لے گا اٹ، تو اٹ جو ہے ڈمی سبجیکٹ ہے۔ اب ہم اٹ واز قائد اعظم کو یہ نہیں کہیں گے یہ قائد اعظم تھے، بلکہ قائد اعظم تھے۔ اب آگے دیکھیں ٹیکنیک کیا چلتی ہیں، جو پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ لیا ہے، اب جو کہ انگریزی کون کر رہا ہے ٹو، یہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر بتائیں گے ٹو کیوں آیا۔ تو اس طرح جو ہے انگریزی میں نا، انگریزی بیسیکلی سیکنڈ میتھ ہے، جس بندے کو فارمولے نہیں آتے میتھ کے، وہ کبھی میتھ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جس طرح میتھ میں فارمولوں کا بہت بڑا رول ہے، انگریزی میں بھی سیم ایسے ہی ہے۔ جب تک آپ کو فارمولے کنٹرول میں نہیں آئیں گے آپ انگریزی نہیں سیکھ سکتے، وہ فارمولے بھی انتہائی آسان ہیں۔ تو ہمارے آج کے لیکچر میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ دیکھیے ابھی تک اگر ایک آخری پھر لیکچر ختم کرتے ہیں، اگر کسی سے پوچھا جائے میں ہوں کی کیا ہوگی، میں ہوں، تو ہر بندے نے کیا کہنا ہے، میں ہوں کے لیے آئی ایم، کیا کہنا ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اس کی انگلش کیا ہوگی؟ میں ہوں کی آئی ایم نہیں ہوگی، اٹ از آئی، کیا ہوگی؟ اٹ از آئی، کیونکہ میں یہاں پر آبجیکٹ کا رول پلے کر رہا ہے، سبجیکٹ نہیں ہے تو سبجیکٹ کا رول پلے کر رہا ہے، اٹ ڈمی سبجیکٹ میں ہوں، اٹ از آئی۔ بی اے کی کریکشن میں آج ہی میں یہ کریکشن کہا تھا، کل ہماری ویڈیو پہ اپلوڈ ہو جائے گی جو میں نے پڑھائی تھی، اس میں تھا اٹ از آئی ہو از ٹو بلیم، تو ہو جو ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے، اس میں آئی کی، تو آئی کے ساتھ کبھی از نہیں آتا، ایم آتا ہے، تو وہ اب اس میں یہی چیز چلی تھی اٹ از آئی۔ اب عام اسٹوڈنٹ سے پوچھے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ میں ہوں، ہو ہی نہیں سکتا، اس نے کہنا آئی ایم۔ تو انگریزی زبان میں بڑا مزہ ہے، جیسے جیسے آپ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو فزیکلی ہمارے پاس نہیں آ سکتے تو وہ کوشش کریں، ہمارا جو چینل پروفیسر تنویر ٹپس ہے، ٹھیک ہے، اس میں میں یہ ڈال رہا ہوں بڑی اسپیڈ سے، تو اس کو وہ دیکھیں جتنا بھی دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو گرامر کی ہر ٹیکنیکس کے بارے میں اویئرنیس ہوگی۔ تو جیسے جیسے لیکچر لیتے جائیں گے، ان فیوچر آئی تھنک یو ول بی اے گڈ ٹرانسلیٹر، اور پاکستان میں جو اچھا ٹرانسلیٹر بن جاتا ہے وہ ہر فیلڈ میں کامیاب، ہر فیلڈ میں کامیاب۔ بی اے میں کتنی بڑی تعداد بچوں کی فیل ہوتی ہے، کیوں فیل ہوتی ہے؟ ہمارے بی اے کے بچے بیچارے رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے نوٹس ہیں، ہم نے اپنے نوٹس میں ہر ایک کہانی کا ایک ہی آنسر دیا ہے، وہی بچہ جو دوسری کتابوں کو پکڑتا ہے نوٹس کو، تو انہوں نے ایک کہانی کے 8 سوال دیے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ بچہ جو رٹے والا وہ 8 سوالوں کو بھی یاد کرے گا، پھر آنسر کو بھی یاد کرے گا۔ اب وہ پھنستا کہاں پہ ہے؟ وہ پھنستا تب جب ایگزامینر اب کویشچن چینج کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے تو یہ کویشچن یاد ہی نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ پھر وہ سوچتا ہے میں جواب کیا دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے یہ مجھے نہیں آتا، وہ چھوڑ دیتا ہے، تو بعد میں پتا چلتا ہے یار اس کا آنسر تو یہ ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بھی کویشچن آ جائے، سارے کویشچن کا آنسر ایک، یہ ہمارا 35 ایئر 35 سال تجربہ وہ ہم نے شیئر کیا ہے۔ نوٹس ہمارے بالکل جب کوئی اسٹوڈنٹ لیتا ہے تو ایک دفعہ سوچتے ہیں یہ اتنے سے نوٹ کے پیسے سب لے رہے، تو اس کے پیچھے یہ نہیں پتا کہ 35 سال کا تجربہ ہے، اس تجربے نے بی اے کو اتنا آسان بنا دیا۔ جیسے بی اے بہت آسان ہے، ہم نے بھی، آپ یقین کریں ہم نے دونوں دن میں بھی ہمیں انگلش کی تیاری کری، ہمارے بچے پاس ہوئے ہیں۔ کب؟ جب بچے کو لکھنا آ جائے، وہ بچے
جو خود سے لکھنا سیکھ لیتے ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں ناکام نہیں ہو سکتے. ان کی اسپوکن بھی اسٹرانگ ہوتی ہے اور ریٹن دونوں میں. ہمارے یہاں پر بے شمار ادارے ہیں اسپوکن، ہر دوسرا بندہ اسپوکن سکھا رہا ہوتا ہے اور اس اسپوکن میں سکھایا کیا جاتا ہے پورا فکرہ رٹا لگوایا جا رہا ہوتا ہے. لوجک کوئی بھی نہیں دیتا. اگر لوجک کلیئر ہو جائے تو اردو کا فکرہ آپ نے بنانا ہے، انگلش آٹومیٹکلی چل دی جائے گی. سمجھ آئی؟ تو اسپوکن کا مطلب ہے کہ آپ کو جب انگلش سینٹینس بنانا آتا ہے پھر جو بھی اردو میں فکرہ آپ ذہن میں بناتے ہیں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. جو بندہ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اس زبان کو جتنی یہ زیادہ آسان زبان ہے اتنا ہی زبان کا بیڑا گرد کیوں کیا گیا ہے رٹا ہوا. تو ایز کمپیئر ٹو انڈیا، ٹھیک ہے، پاکستان کے مقابلے میں انڈیا بہت آگے ہے. وہاں پر کافی حد تک لوجک دی جا رہی ہے ہمارے ملک میں. تو دعا کریں اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم پاکستان کو انڈیا کو پیچھے چھوڑیں. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کو پیچھے چھوڑیں، کیونکہ جب ہم وہ ٹیکنیک دیں گے جو ان کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا. اور ہمارا کوئی بچہ نہ تو فیل ہو سکتا ہے، وہ بچہ جو خواہش رکھتا ہے کہ میں سی ایس ایس کروں اس کے لیے سی ایس ایس کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے کافی بچے ہیں جنہوں نے جو ٹاپر بھی بنے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ